नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शुक्ला, प्रोफेसर सस्य विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। हम जैसा कि पिछले अपने वीडियो में चर्चा कर रहे थे सीरियल क्रॉप्स के बारे में। हमने आपको बताया कि कौन कौन सी सीरियल क्रॉप इम्पोर्टेंट हैं और उनका एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया। उसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है राइस, तो हम राइस के बारे में आज हम जानते हैं। और राइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है और इसका बॉटेनिकल जो नाम है ओराइजा सेटाइबा, एशियन राइस भी इसको कहते हैं। और एक राइस है ओराइजा ग्लेबेरिमा, जिसको अफ्रीकन राइस कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बॉटेनिकल ओरिजिन जो राइस की हुई है वो बेसिकली ओराइजा ग्लेबेरिमा से हुई है। तो अफ्रीकन राइस हो गई ग्लेबेरिमा एंड सेटाइबा हो गई एशियन राइस। ये दो क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि हमने पिछले में बताया था कि पोएसी ग्रास फैमिली है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। राइस इज ए सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, तो ये आप इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइस जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसकी टोटल लाइफ साइकिल जो है उसकी 90 से 160 दिन की होती है। जो हमारी नॉर्मल राइस है 130 से 135 दिन की होती है, लेकिन टोटल मतलब 60 लॉन्ग मीडियम ड्यूरेशन मिला करके 90 से 160 दिन में ये पूरी हो जाती है। अब इसकी जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है राइस की, इससे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जर्मिनेशन के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, या टिलरिंग के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, टिलरिंग मतलब ब्रांचिंग के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, या फ्लावरिंग के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, ग्रेन फिलिंग के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए, हमने जैसा कि पिछले बताया था कि 25 से 35 आपका इसका एवरेज टेम्परेचर है, लेकिन जर्मिनेशन के लिए स्पेशली 20 से 35 डिग्री। अब आप जैसे देखिए, राइस क्या होता है कि जून में आपका बुआई होती है राइस की, जून जुलाई में, तो उस समय टेम्परेचर हाई होता है। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जर्मिनेशन में अब इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हैं कि जर्मिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर मतलब 20 से 35 दिन, टिलरिंग मतलब 30-35 दिन से बाद टिलरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहा तो 25 से 31 दिन। इसी तरीके से फ्लावरिंग 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रेन फिलिंग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। राइस के लिए रेनफॉल बहुत जरूरी है क्योंकि वाटर लविंग क्रॉप है, तो 1000 से 2000 मिलीमीटर या 100 से 200 सेंटीमीटर इरिगेशन की जरूरत है। सनलाइट, राइस इज चूँकि क्या है, राइस इज ए शार्ट डे प्लांट, तो इसको सनलाइट ज़्यादा ज़रूरत होती है। और राइस की जो सॉयल रिक्वायरमेंट है वो है किसी भी सॉइल में उगाई जा सकती है, और लेकिन क्ले लोम टू सिल्टी जहाँ पे वाटर रुके, रिटेन करे, वो राइस के लिए अच्छा होता है। अच्छा देखिए, इसमें हमारा जो पीएच रेंज है 5.5 से 7.5 बढ़िया होता है। और पुअरली ड्रेन, जैसे अक्सर ड्रेनेज सबसे अच्छा होना चाहिए और अन्य क्रॉपों के लिए, लेकिन राइस के लिए पुअरली ड्रेन सॉइल अच्छा होता है लो लैंड के लिए, एंड गुड ड्रेनेज फॉर अपलैंड राइस। तो इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो अफ्रीकन राइस का साइंटिफिक नेम आ सकता है, एशियन राइस का साइंटिफिक नेम आ सकता है, आपका जर्मिनेशन के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, क्या सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, राइस शार्ट डे प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट है, और कौन सी पीएच पे आप हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपका आ सकता है, या ये क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम कि लैंड राइस को, मतलब अगर आपको कल्टीवेशन के लिए जाना है तो लैंड प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो टिल्थ, टिल्थ मतलब आप जैसा कि आप जानते हैं, टिल्थ मतलब फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल आफ्टर टिलेज ऑपरेशन। तो बढ़िया टिल्थ होनी चाहिए, जिसमें टिल्थ मतलब मैक्रो एंड माइक्रोपोर लगभग लगभग इक्वल हो जाए, जिससे गुड वाटर रिटेंशन और गुड एरेशन हो। तो ध्यान रखिए, मैक्रो एंड माइक्रोपोर शुड बी इक्वल फॉर गुड एरेशन एंड गुड वाटर रिटेंशन। लेजर लैंड लेवलिंग एक है जिसको करना चाहिए। लेजर लैंड लेवलिंग नई टेक्निक है, नहीं क्या है पुरानी टेक्निक है, लेकिन लेजर लैंड लेवलिंग से आप लैंड लेवल हो जाता है, जिससे वाटर का मूवमेंट अच्छा होता है और वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। पडलिंग हमने जैसा कि कल आपको बताया कि ट्रांसप्लांटेड राइस में ये प्रक्रिया की जाती है, और इससे पर्कुलेशन लॉसेस, पर्कुलेशन लॉस का मतलब ये हो गया कि जैसे पानी सॉइल में एंट्री कर गया, सॉइल के डिफरेंट प्रोफाइल से जा कर के नीचे न चला जाए, मतलब रूट जोन से बियॉन्ड न चला जाए वाटर,
तो इसको चेक करने के लिए पडलिंग अप्लाई किया जाती है। हमेशा किसी भी क्रॉप के लिए जो वैरायटीज़ हैं अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। और राइस की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, हम सबका नाम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ फेमस वैरायटी हैं। IR8 हो गया, और DGO उजेन, ये जो डी नोट कर लीजिए इसको, DGO उजेन, ये वो जीन है जो मतलब हाई यील्डिंग राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, DGO उजेन। सो इसके लिए IR64 बासमती राइस, और भी राइस की आप वैरायटी ले सकते हैं, बट ये देखें कि जो वैरायटी आप चूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड हो और उसकी जेनेटिक प्योरिटी और जर्मिनेशन बेटर हो। किसी भी वैरायटी को आप चूज करें। अच्छा, अब आपने वैरायटी चूज कर लिया तो फिर आप आ जाइए उसके ट्रीटमेंट को। वैसे तो जनरली जब वैरायटी किसी सर्टिफाइड एजेंसी से खरीदेंगे तो ऑलरेडी सीड ट्रीटेड होता है, लेकिन अगर नहीं है, आप अपना कुछ और तरीके से वैरायटी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम केमिकल यूज करते हैं कार्बेंडाजिम। तो नोट कर लीजिए, कार्बेंडाजिम किसके काम में यूज आता है? सीड ट्रीटमेंट के काम यूज आता है, और इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आप राइस की जो है सोकिंग करते हैं, प्री जर्मिनेशन कराते हैं। तो क्या करते हैं कि राइस को मतलब जर्मिनेशन के लिए पहले नॉर्मल सोक कर लेते हैं 12 से 24 घंटे पानी में। उससे क्या होता है, वाटर का इम्बिबिशन हो जाता है सीड में, और सीड की जो है एक्साइट हो जाती है रेटिकल एंड ब्लूम में। और उसके बाद उसको इंक्यूबेट कर बाहर निकाल लेते हैं पानी से, और उसको किसी बोरे पे रख करके बोरे से ही ढक देते हैं, जिससे कि टेम्परेचर हाइक हो जाए और ये इमर्ज हो जाए। तो इस तरीके से सीड ट्रीटमेंट मतलब इनिशियल प्रोसेस हम करते हैं। देन लैंड प्रिपरेशन, हमने पहले भी बताया था कि लैंड एकदम बढ़िया होनी चाहिए, और टिल्थ ऑप्टिमम टिल्थ होनी चाहिए, और फाइन सीड वेट के लिए, प्लाउइंग के लिए जो भी कर सकते हैं, फाइन सीड वेट होनी चाहिए, लेजर लेवलिंग होनी चाहिए, और पडलिंग पडलिंग आपका क्लियर एक ऑपरेशन है जो होनी चाहिए। अब जैसे कुछ वैरायटी जैसे हमने पहले भी कहा था कि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज़ ही हम बात कर पाएंगे। राइस की 3 तरीके की वैरायटी होती है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। तो वैरायटी में आपका जो एग्जांपल हैं IR64, MTU मतलब मारूटेरू, मारूटेरू आंध्रा का एक जगह है, मारूटेरू स्वर्णा नाम की वैरायटीज निकालती हैं। तो MTU 1010 वैरायटी कुछ अच्छी वैरायटी है। बासमती की पूसा बासमती 1121 आपके IRI से निकली हुई वैरायटी है। ड्राट फ्लड सैलाइन के लिए स्वर्णा सब 1, ये नोट कर लीजिए आप, स्वर्णा सब 1 जीन है जो ड्राउट फ्लड और सैलाइन ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्वर्णा सब 1 एक वैरायटी है। CR धान 502, ऐसे बहुत वैरायटीज है, आप देख लीजिएगा, किसी भी किताब में मिल जाएगा, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हमने आपको यहाँ पे मेंशन की। अब राइस की 3 तरीके से ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, 3 तरीके से सोइंग की जाती है। एक तो ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, सीडलिंग बनाया जाता है नर्सरी में और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। दूसरा डायरेक्ट नर्सरी में नहीं, डायरेक्ट खेत में ही सीड को डाल दिया जाता है। और तीसरा एक नई मेथड है, SRI मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड इसको बोलते हैं। मेडागास्कर एक कंट्री है जहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। और इसमें क्या करते हैं, यंग सीडलिंग्स को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वाइड स्पेसिंग को हमने ज़्यादा प्रेफर करना है, लो सीड रेट भी है, और इंटरमीडिएट इरिगेशन। अब इससे क्या फ़ायदा है कि राइस की जो कास्टली हाइब्रिड राइस है, इस टाइप की जो कास्टली सीड है, उसकी आप सेविंग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इसके लिए कि आप इसको कैसे सेविंग कर सकते हैं। इसके बाद सीड रेट आपको हमने कल भी बताया था, ट्रांसप्लांटिंग के लिए 25 से 30 केजी, 40 केजी तक लोग जाते हैं, तो आप 25 से 30 केजी है। और डायरेक्ट सीडिंग के लिए 60 से 80 केजी, और SRI के 5 से 60। देखिए सीड कितना कम हो गया, तो SRI का आप याद रखिएगा कि 5 से 8 केजी पर हेक्टेयर है सीड रेट। स्पेसिंग आपको जनरली SRI का ज़्यादा होता है, वाइडर स्पेसिंग होता है, तो 25 से 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल के लिए 20 से 15 सेंटीमीटर भी हो जाता है, 10 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन जो है वो 80 60 40 राइस और व्हीट के लिए, मतलब राइस थोड़ा नाइट्रोजन कम लगती है, तो 80 और 60 40 आप मान सकते हैं। 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, और 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, एंड 40 से 60 किलोग्राम पोटेशियम। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि राइस में चूंकि वाटर स्टेगनेट होता है, तो आप जो नाइट्रोजन का एप्लीकेशन करेंगे वो स्प्लिट में करेंगे। स्प्लिट मतलब
कि कुछ नाइट्रोजन बुआई के समय दे देंगे, बेसल में दे देंगे, कुछ टिलरिंग के समय देंगे और कुछ पेनिकलाइजेशन के समय देंगे। तो टिलरिंग 0 डेज पे हो जाएगा, 30 दिन पे हो जाएगा, 45 दिन पे हो जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि राइस में माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी बड़ी शो हो रही है। जैसे जिंक का तो बहुत पुराना था, खैरा डिजीज होती है, जिसको वाई एल नैने साहब ने जिसकी खोज करी थी, और जिसमें खैर खैर जानते हैं ना, चूना कत्था, तो पत्तियां खैर के आकार की हो जाती हैं, जो जिंक की डिफिशियंसी से होता था। लेकिन आजकल कुछ जैसे मैंगनीज की डिफिशियंसी भी नोटिस की जा रही है पंजाब जैसे क्षेत्र में। तो अब मैंगनीज जो है, आयरन की भी डिफिशियंसी नोटिस की जा रही है। तो राइस के खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपके पास इसकी डिफिशियंसी है कि नहीं। और जहाँ पे इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है, मतलब राइस वीट, मेज वीट, इस टाइप की जहाँ पे इंटेंसिव एग्जॉस्टिव कल्टीवेशन होता है, वहाँ पे जिंक की डिफिशियंसी या माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब राइस को जैसे आपने बताया कि मेंटेन आपको 2 से 5 सेंटीमीटर का वाटर मेंटेन ही करना है पूरे लाइफ सीजन में। और लेकिन अगर आपको पानी बचाना है तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करिए, मतलब पानी डालिए, फिर उसको सूखने तक, क्रैक बनने तक छोड़िए, फिर पानी डालिए। तो इससे क्या होता है, दो चीज़ें होती है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग में। एक तो आपका पानी बचता है, दूसरा मिथेनिमेशन, जो आप पानी जब भरा रहेगा तो मिथेनिमेशन ज़्यादा होगा, तो मिथेनिमेशन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और हार्वेस्टिंग के पहले वाटर को ड्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर मैनेजमेंट शॉर्टकट में ये है। वीट मैनेजमेंट में टाइमली प्लांटिंग पडलिंग करने से वीट की कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। एसआरआई में कोनोवीडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप वीट को निकालते हैं एसआरआई मेथड में, क्योंकि वाइड स्पेसिंग होती है तो उसमें कोनोवीडर आसानी से चल जाता है। इसी तरीके से ब्यूटाक्लोर मेचेटी, पेंडिमेथिलिन तो नहीं, ब्यूटाक्लोर मेचेटी, ये आप प्री पीआई मतलब राइस के क्रॉप लगाने के पहले ही इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ब्यूटाक्लोर मेचेटी के नाम से भी आया जाता है। इसी तरीके से पेस्ट मैनेजमेंट है राइस में, जो खास पेस्ट हैं, स्टिम है, स्टिम बोरर है, लीफ फोल्डर है, एंड ब्राउन प्लांट हॉपर है, ये 3 मुख्य पेस्ट हैं। तो इनको मैनेज के लिए या तो स्टिम बोरर के लिए आप कार्टाप, एक केमिकल आता है बड़ा, कोई भी इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड का मतलब काफ़ी फेमस नाम है कार्टाप। तो कार्टाप आप स्टिम बोरर के लिए यूज कर सकते हैं। नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। काटा आप याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लीफ फोल्डर लाइट ट्रैप, मोनोक्रोटोफॉस आप यूज कर सकते हैं लीफ फोल्डर के लिए। और ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए बहुत बहुत खतरनाक ये इंसेक्ट है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। तो कोशिश करिए कि रेजिस्टेंस वैरायटी और प्रॉपर स्पेसिंग का आप यूज करें। अब डिजीज, जैसे इंसेक्ट है वैसे डिजीज है। तो डिजीज, जो मुख्य डिजीज राइस में है, राइस ब्लास्ट है, सीड ब्लाइट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है। तो ब्लास्ट के लिए ट्राईसाइक्लाजोल याद कर लीजिए, टाई सीड ट्रीटमेंट ट्राईसाइक्लाजोल से करें। और सीथ ब्लाइट के लिए डेंस प्लांटिंग, मतलब थोड़ा दूर दूर लगाएं पौधे को। और लीफ ब्लाइट के लिए कॉपर बेस्ड स्प्रे करें। ये 3 चीज़ है कि लीफ ब्लाइट है तो कॉपर बेस्ड स्प्रे, और राइस ब्लास्ट है तो सीड ट्रीटमेंट, एंड सीथ ब्लाइट है तो दूर नज़दीक लगाने से बचें। और ट्राईसाइक्लाजोल आप राइस ब्लास्ट के लिए यूज करें केमिकल। हार्वेस्टिंग तब करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कि जब गोल्डन येलो कलर का आपका ग्रेन हो जाए। कब कितना हो जाए, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोल्डन येलो कलर का, जब ग्रेन का कलर गोल्डन येलो हो जाए, तब राइस की हार्वेस्टिंग कर दिया जाती है। और ये माना जाता है कि गोल्डन येलो, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, गोल्डन येलो कलर पे कितने परसेंट ग्रेन मेच्योर हो सकता है। तो वो हो गया 80 to 85%। तो गोल्डन येलो कलर याद रखिए, 80 to 85% ग्रेन मेच्योरिंग याद करिए। कंबाइन हार्वेस्ट, अच्छा मॉइस्चर का क्या है कि राइस में 12 से 14% मॉइस्चर स्टोरेज के लिए ठीक रहता है। और लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम में 20% के आसपास मॉइस्चर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टोरेज का टेम्परेचर अलग, मॉइस्चर अलग हो गया, और हार्वेस्टिंग के टाइम का मॉइस्चर अलग हो गया। यील्ड आपकी 4 से 6 टन, 40 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर ट्रांसप्लांटेड राइस की है। एसआरआई की यील्ड बढ़ जाती है तो 6 to 10 टन पर हेक्टेयर हो गई एसआरआई की यील्ड। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट मॉडर्न टेक्निक्स चल रही हैं राइस के लिए, जैसे प्रिसीजन फार्मिंग में ड्रोन का यूज हो रहा है।
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज हो रहा है, सेंसर का यूज हो रहा है, लीफ कलर चार्ट का यूज हो रहा है, ग्रीन सीकर का यूज हो रहा है, स्पेड का यूज हो रहा है। तो प्रिसिजन फार्मिंग की टेक्निक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। लीफ कलर चार्ट, ग्रीन सीकर, स्पेड, ड्रोन, जीपीएस सेंसर। इसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड यूज कर सकते हैं। राइस फिश डक फार्मिंग, ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक अच्छा मॉडल है, तो याद रखिएगा। अगर फार्मिंग राइस फिश डक फार्मिंग इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल, ऑर्गेनिक राइस पर कल्टीवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस। तो आज हमारे लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसके क्वेश्चन बनाएं। आप बना करके कमेंट करें हमें। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कमेंट में आप बॉक्स में पूछें। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है उसको भी आप हमसे पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दें। इसके साथ ही नमस्कार।